लेकिन इससे पहले कि मैं आपके एजुकेशन के ऊपर एक दो चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँ, आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो दिसंबर मिनिस्ट्रियल है, जो कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो रहा है नैरोबी में, उसमें वहाँ पे स्टेक पे क्या है। एजुकेशन तो है ही, उसके साथ हमारी कृषि है, उसके साथ हमारा हेल्थ है, हमारी उसकी इंडस्ट्री है, हमारी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, जितनी भी ये सब जितने भी ये विषय हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, जितने सब, इनके ऊपर वहां पे एक एग्रीमेंट होगा। और ये डेवलपमेंट पॉलिसी स्पेस हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस में आगे ऑलरेडी काफ़ी WTO इंक्लूड कर चुका है, वो और भी इरोजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और भी ये उनका इंक्लूजन एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन ये इंक्लूजन एक्सपैंड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए पूरी खुली छूट, उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। आज आपके यहाँ पे यदि आप ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर यदि कहें कि भाई आप यदि कोई पेटेंट लेते हैं तो उसको आप यहाँ वर्क भी करिए, मतलब दवा के ऊपर यदि आपने पेटेंट लिया है तो उसको यहाँ पे बनाइए भी, लेकिन आप WTO के ट्रिप्स के एग्रीमेंट के तहत अब उनको आप बाइंड नहीं कर सकते, आप वो ऑब्लाइज नहीं है। इसी तरह से यदि एजुकेशन में भी आप ऐसे रेगुलेशन नहीं ला पाएंगे जो कि आपकी इक्विटी, एक्सेस और सोशल जस्टिस के साथ जुड़े हुए सवालों के साथ रेगुलेशन होंगे। ये एक सबसे बड़ी, और दूसरा ये बात है, जैसा कि रेजोल्यूशन जो अपील में भी कहा गया कि ये सब आप जो चेंजेस होंगी ये इरिवर्सिबल होंगे, इसको आप बदल नहीं सकते। हमने ऑटोनोमस लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पिछले सालों में काफी 2 दशकों में देखा है, लेकिन उसके ऊपर अपन रेगुलेशन इंपोज कर सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन इसमें क्या होगा कि यदि WTO गैट्स के यदि अपन ऑफर को कमिटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अपन वही जो WTO गैट्स के अंदर जो डोमेस्टिक रेगुलेशन के ऊपर डिसिप्लिन बनाए जा रहे हैं उसके तहत हम आ जाते हैं। उस डोमेस्टिक रेगुलेशन के तहत अब अपने नेशनल रेगुलेशन हम नहीं बना पाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों हमने इस इशू को लिया है इस समय, कि ये जो समझने की जरूरत है कि भाई ठीक है प्राइवेटाइजेशन हुआ, चाहे मैनेजमेंट की सीट्स ले लो, इंजीनियरिंग एजुकेशन की सीट्स ले लो, किसी भी एरिया में सीट्स ले लो, आज समय 90% के ऊपर से प्राइवेट सीट्स हैं, लेकिन उनको आपको अभी भी रेगुलेट करने का हक है। आप यदि रेगुलेट नहीं कर रहे तो उसको कोई आपको बाहर से ऊपर वाला नहीं रोक रहा। आप यदि रुके हुए हैं तो क्योंकि हम अपनी तरफ से हम उसको रेगुलेट नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी भी हमारे पास फ्रीडम है, आज़ादी है, हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि जो 90 से हमने एजुकेशन को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया, और यदि आप उसके तहत जो इंस्टीट्यूशंस आई हैं उसका अनुभव देखें, कोई 2008 की न्यूपा की ही एक स्टडी है जिसको मैं कोट कर रहा हूं, कोई 148 के करीब कोई इंस्टीट्यूशन जिसका उन्होंने सर्वे किया उस समय, और उसमें बताया कि ज़्यादातर ये हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और इवन उसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन में भी जो सब्सटैंटिव एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग के थे उसमें कहीं भी कोई कोर्सेज और या इंस्टीट्यूशन शुरू नहीं की गई। और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन थी वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिनकी वहाँ पे भी कोई एक्रेडिटेशन इन देशों में नहीं है, और इसका मतलब कि हमने उन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया विदेशी पूंजी के नाम पे कि अपन लाना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूशंस को हमने मौका दिया। और यदि आप क्राइटेरिया एडमिशन के देखें तो उसमें कोई एज की एलिजिबिलिटी का मामला छोड़िए कि भाई कोई मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम इवन एजुकेशन उन्होंने रिलैक्स किया, मिनिमम इवन जो कोई क्वालिटी उस एजुकेशन के द्वारा प्राप्त की नहीं जा सकती, और उसमें कोई रेगुलेशन नहीं कि टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, उन इंस्टीट्यूशंस में कितने आवर्स पढ़ाया जाएगा, जरूर पढ़ाया जाएगा, क्रेडिट कितना होगा, ऐसी कोई उसमें नहीं। तो ये सब जो है हमने ऑलरेडी यहाँ से प्रैक्टिस किया, बल्कि उसका अंत होना चाहिए, उनके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। और ये फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से तो बहुत सारी कोलैप्स भी हो रही हैं। और यदि आप इसमें ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे देशों में इसके ऊपर यदि मूवमेंट्स देखें तो वहाँ की फैकल्टी कह रही है कि ये तो दुकानें हैं, हमें इसका पार्ट क्यों बना रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की जो टीचर्स की एसोसिएशंस हैं, मलेशिया में जो टीचर्स एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसके ऊपर खूब जो है अपना पुरजोर विरोध किया है। और साउथ अफ्रीका में क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की, तो बहुत सारी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं
लैंड तो उन्होंने ले ली, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग ही बना दे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे कंटिन्यू नहीं। उनको ये असेट्स चाहिए, उनको यहाँ पे प्रॉफिट का मौका चाहिए, ये उसको ढूंढेंगे और उसके बाद हम खाली हाथ हो सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका और यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दोहा, दुबई का, ये इसका हमारा अनुभव बताता है। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एफडीआई के थ्रू रूट से आई हैं, ये तो डब्ल्यूटीओ के साइन करने के बाद तो और भी इसमें ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि आप उनके ऊपर कोई, अभी तो आपने नॉट फॉर प्रॉफिट लगाया हुआ है, उसके बाद आप जो है वो वाला भी जो रेगुलेशन है वो भी आपको हटाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ्रीसिंग होगा। आज तो हिंदुस्तान में इंडेटेड पेरेंट्स जो कि एजुकेशन के कारण इंडेटेड है, जिन्होंने कर्जे लिए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी एसोसिएशन बना रही है। यहाँ पे सुसाइड का भी मामला बताया गया। ऐसी जो स्थिति है वो और भी भयानक होने की इन दिनों देशों में हमने इसके कंसर्न्स देखे हैं, और हमारे देश में भी ऐसे कंसर्न आपको देखने को पाएंगे। तो इस तरह के खतरों के साथ अपन जूझ रहे हैं। इससे आगे मैं अगली बात ले जाना चाहता हूँ। ये तो डब्ल्यूटीओ और गैट्स की बात हुई। अभी बात हो रही है, अभी 22 और 23 सितंबर को हमने इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सारे कैंपेन ग्रुप्स के साथ एक सेमिनार किया डब्ल्यूटीओ के सारे इश्यूज के ऊपर, कि जो दिसंबर मिनिस्ट्रियल में क्या क्या मुद्दे होंगे और हमारा क्या क्या उसके ऊपर हमारे अपनी डिमांड्स होनी चाहिए और हमारा सरकार के साथ क्या उनको मांग है। तो उसमें जो ये जो बातें बड़ी साफ जाहिर आई कि अब जो है 21st सेंचुरी के एजेंडा के नाम से जो WTO के बाहर भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, RCEP, TTIP, TTP, ये जितने भी हैं, इसके अंदर जैसे मैं उसमें सिर्फ एक ही उदाहरण लूंगा, TISA का जो ट्रेड एंड सर्विसेज एग्रीमेंट। गैट्स में तो पॉजिटिव लिस्ट है, मतलब यदि आप ऑफर नहीं करें तो कोई सवाल ही नहीं है, हा? लेकिन उसमें यदि आपने किसी को शुरू में जब टीसा में मेंबर बने, उसने आपने कहा कि ये सेक्टर्स अपन नहीं खोलेंगे नेगेटिव लिस्ट के थ्रू, इसमें तो पॉजिटिव लिस्ट है कि ऑफर करेंगे तो तब डिस्कशन होगी। यहाँ तो यदि आपने शुरू में बता नहीं दिया कि अपन इस सेक्टर को ऑफर नहीं करना चाहते तो टीसा में, तब आप बाउंड हो गए। तब आप जो है कोई भी कभी फ्यूचर में यदि कोई सरकार, यदि कोई नई सर्विस भी पैदा होती है, कोई टेक्निकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आपने नाम नहीं दिया, इज डीम्ड टू बी लिबरलाइज्ड एंड ओपन, वो टीसा का है। उसमें एक और क्लॉज है स्टैंड स्टिल, जिसको अपन कहते हैं। स्टैंड स्टिल क्लॉज का मतलब है कि अब कोई और ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस आप नहीं शुरू कर सकते, विच मीन कोई डोमेस्टिक रेगुलेशन नहीं कर सकते। यही बता दूं, चाहे वो फीस के बारे में हो, चाहे वो एक्रेडिटेशन के बारे में हो, चाहे वो किस इंस्टीट्यूशन को परमिशन देनी है, सब्सिडी किसको देनी है, इनके बारे में कोई आप नई प्रैक्टिसेस को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि दे विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। दैट इज टीसा प्रोवाइड्स फॉर व्हाट इज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल क्लॉज। देयर इज अ थिंग कॉल्ड रैचेट क्लॉज। रैचेट क्लॉज इन टीसा मीन्स कि आपने अपने आप को यदि एक बार मेंबर बना लिया तो उसमें जो जो बाकी मेजॉरिटी से जो टीसा कंट्री कहेंगे कि इसमें डाल दो, उसको वो आपको सब ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ में ऐसा नहीं है। और ये जो प्रोसेस अभी जितना भी है, तो ये टीसा का या पूरे RCEP का जितने भी इसमें जब अपन देख रहे हैं FTAs में, इनमें सब में जो WTO प्लस मांगा जा रहा है हमारे। WTO तो बुरा है ही, लेकिन WTO से ज़्यादा बुरा वर्स चीज़ें इन एग्रीमेंट के थ्रू। और मैंने राजीव खेर को, हमारा फॉर्मर मिनिस्टर कॉमर्स सेक्रेटरी है, वो उनको बुलाया था हमने इस सेमिनार में। उसने कहा कोई चॉइस नहीं है। प्रताप भानु मेहता ने पीछे इंडियन एक्सप्रेस में 3 दिन पहले आर्टिकल लिखा, कहता कि है तो बहुत चीज़ें सारी बुरी, लेकिन हमारे को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें तो इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो चाहे वो सो कॉल्ड लिबरल ओपिनियन या दूसरी जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो इन्फ्लुएंशियल इस समय ऑफिशियल्स हैं, उनका विचार तो ये है कि टीसा ज्वाइन करना चाहिए, TTP ज्वाइन करना चाहिए। तो आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ WTO के साथ नहीं, WTO प्लस और उसके वर्स जो जिसकी चीज़ें कह रहा हूँ कि आप अपना फ्यूचर पूरा जो है गिरवी रख रहे हैं। इस तरह की बात, वो भी किसके नाम पे? ट्रेड के नाम पे। किसके नाम पे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे। क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई? हम अभी आपको एक 6 पेज का हमने उस सितंबर 22 और 23 से हमने उसका आंकलन किया है कि पिछले 20 साल में WTO में हमने क्या कुछ पाया है और कितना हमने खोया है।
उसका जो 6 पेज, उसमें मैं सिर्फ एफडीआई एक ही इशू के ऊपर लूंगा, मैं बाकी बहुत सारे विषय हैं उसके ऊपर बहुत टाइम लग सकता है। उसके ऊपर यदि आप देखें तो हमने पाया कि ये जो एफडीआई है उसमें से 80% तो जो यहीं पे अर्निंग जो है उसी को री इन्वेस्ट किया जा रहा है, 19 या 20% आती है। मोस्ट ऑफ दैट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, को इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसका आउटफ्लो कैसे होता है? किसी रॉयल्टीज के नाम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेमेंट्स के अनुसार से, सर्विसेज जो देते हैं उसके नाम पे। इसका मतलब है कि आपकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इस रूट के थ्रू आ रही है वो बहुत ही मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है, और मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन उसके नाम पे कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं हो रही। पिछला 20 साल का आपका जो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपने यदि एजुकेशन दे भी दिया हायर एजुकेशन से, लेकिन यू आर नॉट एबल टू गिव देम जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट आप ऑफर नहीं कर पा रहे। और वैसे तो जो इस समय स्थिति है कि ये बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तो इंडस्ट्री कहती है कि तुम तो अनएम्प्लॉयबल प्रोड्यूस कर रहे हो, और यही प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और वही जो एफईआई उनको, लेकिन फिर भी नेस्कॉम जो है वो टीसा का मेंबर है, वो इंडस्ट्रियल लॉबी है यहाँ का। नेस्कॉम बहुत प्रभावशाली हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन, उसमें मूर्तिज एंड नारायण मूर्तिज एंड अजीत प्रेम जी और पता नहीं कौन कौन उसमें शामिल हैं, और वो कहते हैं कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करो, लिबरलाइज करो। ये जो है ये हमारी आज एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ओपिनियन बन गई है, जबकि रियलिटी ये है कि जो ये आज जो खड़ा भी है, जितना भी थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्री का, वो सब जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के दम पे खड़ा है। वो कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोग हम नहीं आए थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, लेकिन इन चीज़ों का पर्दाफाश पब्लिक ओपिनियन मीडिया में जैसी है वो तो अलाउ करती नहीं है आसानी से, वो हमें ही अपने रास्ते निकालने पड़ेंगे इसको करने के। एक दो बातें और मैं जोड़ना चाहूँगा और उसके बाद मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि यदि आप जो इस समय रेगुलेशंस की तरफ यदि आप अपना ध्यान दिलाएं, तो ये जितनी भी है रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज, वो डिपेंड करती है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे दूसरे कंट्रीज के साथ। कभी आपकी डॉक्टरी डिग्री वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कभी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये जितनी इंस्टीट्यूशन जितनी भी आई हैं इनमें से ज़्यादातर नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, इनकी डिग्रीज को इक्वलेंस नहीं मिलने वाली, लेकिन कोई इसकी पूछ नहीं है। मतलब बल्कि हमें अपना ये सर्वे करना होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस अभी आई हैं ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रही हैं, तभी पब्लिक ओपिनियन बदलने की संभावनाएं भी बन सकती हैं ज़्यादा इस समय। क्योंकि यदि मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था कि हालात जो हैं ये नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड इनटेक्स बाय रीजन एंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट, और मैं हर रीजन में परसेंटेज ऑफ प्राइवेट इनटेक था, सदर्न में 99.35% जो है प्राइवेट इनटेक, पूरी टेक्निकल एजुकेशन जिसमें मैनेजमेंट आता है, इंजीनियरिंग आता है, जिसमें नॉर्दर्न सेक्टर में 93.36% जो है प्राइवेट इनटेक। हमें ऑलरेडी पब्लिकली फंडेड, स्टेट फंडेड एजुकेशन को, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को पिछले 2 दशकों में कितना मार्जिनलाइज हुआ है, इसका इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। यदि आप वेस्टर्न सेक्टर में देखें, ईस्टर्न सेक्टर में देखें, फिर फिगर्स वही है 92, 94, मतलब फिर यदि आप सेंट्रल सेक्टर में देखें उसमें थोड़ी सी कम है, वो 89, 99, उसमें नॉर्थ वेस्ट में देखें 90, आप साउथ वेस्ट में देखें 90% 2, टोटल ऑल इंडिया की इस समय जो प्राइवेट इंटेक टेक्निकल एजुकेशन जो है 94.57, 95% जो है प्राइवेटाइज सीटें हैं। ये हमारी एजुकेशन का जो हाल हुआ है, और इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी डिमांड होनी चाहिए, एक बड़ी मुहिम होनी चाहिए कि इन सारी इंस्टीट्यूशंस का पर्दाफाश, ये रिपोर्टिंग भी नहीं करते, ब्राइब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, टीचर की कंडीशंस बड़ी बुरी हैं, स्टूडेंट्स का बुरा हाल है, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो रही हैं, कोई कोर्सेज ऑफर नहीं हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। आईफैक्टो, फेडकुटा और बाकी साथी मिलके इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें और रेगुलेशन की डिमांड करें। और मेरा ख्याल है यदि इस रेजोल्यूशन में भी यदि अपन उसके ऊपर यदि कुछ डालना चाहें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि ये रेगुलेशन अभी होगा नहीं तो वो जो स्टैंड स्टिल और रैचेट क्लॉज है ना, वो हमारे ऊपर
लगने वाली है, याद रखिएगा। और एक बार इसका मतलब कहेंगे यदि आपका रेगुलेशन तो अभी ऐसा ही है, आप क्यों ऐड कर रहे हैं? अब दिस इज एन एडिशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। आपके पास पीरियड खत्म, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खत्म। और यदि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया तो जैसे एक साथी ने कहा कि अगले वाली आने वाली पीढ़ियां उलाहना ना दें, हमारे STFI के साथी के ने कहा कि भाई हमने कुछ नहीं इस मामले में किया। तो यदि भाई 95% इनटेक हो गई है ऑल इंडिया में और ये अनरेगुलेटेड डीरेगुलेटेड पूरा सेक्टर है, तो इसकी तरफ बड़ा ध्यान दिलाएं। और मेरा ख्याल है यदि ये पुरजोर अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि यहाँ से यही आवाज़ उठनी चाहिए, no more in WTO any concession to the US and the EU and the United any other Japan or any other developed country. We will defend our sovereignty. We'll stand not only in defense of education but in defense of Indian future. Thank you very much.